वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं सनाउल्लाह खान साहब आपसे जानना चाहता हूं कि एक जानिब तो ज़ाहिर है हम कोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनली जजेस के आपस में क्या कंडक्ट है, क्या सूरत हाल है, क्या वजाहतें दी जा रही हैं, क्या सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब बानी पीटीआई ने भी जेल में गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सवाल उठाया चीफ जस्टिस से। उन्होंने कहा है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां मिल रही हैं। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया है, कितनी हद तक ये सवाल उनका वैलिड है आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की हिमायत का ऐलान भी कर चुकी है, उनके हक में खड़े होने का, एहतजाज करने का अनाउंस भी कर चुकी है। नहीं तो हुकूमत और जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अदलिया के खिलाफ खड़ी है आपके सामने। नहीं, ये तो उनकी अनाउंसमेंट है ना। वो तो अब दूसरी जानब सेनेटर इरफान सदीकी साहब की आपने गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज की सुनी होगी मखसूस नशिस्तों फैसले पर। जी जी, ये हुकूमत कहाँ खड़ी है? हाँ तो वो देखिए, बात ये है कि बिल्कुल ये हमारे दोस्तों ने कंबर ने और दूसरे दोस्तों ने जो सुप्रीम कोर्ट में वायलेशन हो रही है, या कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से इशू है, पॉलिटिकल इशू है, उन पर क्या नजरिया है। और जो ये भी बात आपको बताई गई है कि ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, माजी में भी ये होता रहा है कि किसी केस पर जब बेंच बनता था तो जो मीडिया है वो ये डिस्कस नहीं कर रहा होता था कि ये फैसला क्या आएगा, बल्कि ये डिस्कस हो रहा होता है कि कौन कौन से जज किस साइड पे खड़े हैं और कौन से जज किस साइड पे खड़े हैं और कितनी अक्सरियत से फैसला आएगा, कौन कौन से जज अक्सरियत में होंगे, कौन कौन से अक्सरियत में होंगे, और ये पहले से पता होता है लोगों को जी। तो आप मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क में वायलेशन भी होगी। अब मीडिया में भी क्या रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया में फैसले रिपोर्ट नहीं हो रहे, मीडिया में रिपोर्ट जजेस का कंडक्ट रिपोर्ट हो रहा है। आप और हम भी यही डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि हम इंसाफ की खराबी के हवाले से, केसों के फैसलों के हवाले से बात करने की बजाय इस चीज पर बात कर रहे हैं कि जजेस का कंडक्ट क्या है। जजेस आपस में दस्तों गिरबां हैं, जजेस की पार्टियां बनी हुई हैं, एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, एक उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। एक अडियाला जैसे कुछ जजों के बारे में रोजाना उनके बारे में अच्छी बातें आती हैं और चीफ जस्टिस को गालियां दी जाती है बाकायदा। ये भी तो आप देखें ना, ये भी तो हो रहा है ना। आप क्या तवक्को करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिस तरह कंबर ने बताया कि या दूसरे दोस्त ने बताया कि उनकी जो वाइफ को जब अदालत में बुलाया गया और उनसे सवालात किए गए, जहाँ पर भी रोई भी सही, और बाद में खुद ही वही पार्टी का हेड कह रहा है कि जी हमारे से ये गलती हुई उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने के हवाले से, तो किस बात को करेंगे भाई। ये सियासतदान भी मुनाफिकत है और इन्होंने जजेस को इस सियासत में इन्वॉल्व किया है। मेरा जज और आपका जज, ये सूरत हाल है। आज कोई जज पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला दे दे, कल से उसको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, आपको नहीं पता है। फायज ईसा को कभी, आज मौलाना फजल रहमान को आज से 2 दिन पहले तक पीटीआई वालों ने इस मुल्क तारीख का सबसे बड़ा सियासी लीडर बनाया हुआ था, कल रात से उसको मुनाफिकत का उनके खिलाफ कैंप चलाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जज इस तरह हो गए? जजों को भी इस पोजीशन पे ला के खड़ा किया है कि अब वो पार्टियां भी बन गए और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस किस्म के रोजाना खत भी लिख रहे हैं, बयानबाजी भी करेंगे। अब फैसले छपने की बजाय जजेस के बयान छप रहे हैं अखबार में। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जाहिर है ये इसलिए डिस्कशन हो रही है कि खतूत लिखे जा रहे हैं ना, अब जाहिर है मामला खत पे आ गया है और उनके सवाल किए जा रहे हैं, जवाब उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं सलाम साहब आप ही से सवाल है, एक जानिब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत का भी मामला, जैसे अभी इब्तिदा में हमने कहा कि फैसला आता है कोर्ट की जानिब से, मखसूस नशिस्तों का फैसला है, उस पे अब तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत को और वो ये कह रहे हैं ये बड़ा पेचीदा है। सेनेटर इरफान सदीकी ने गुज़िश्ता रोज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये फैसला नहीं माना जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जनाब जो जजेस हैं वो सियासत कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी जो है और जो उनकी जानिब से कंडक्ट है, इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में सियासत है ना, देखिए माजी में कुछ अर्से में रहा है, लेकिन दुनिया में जहाँ पर पार्लिमानी डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पर सियासत होती है, सियासी मुखालफत होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 2010 के बाद जो माहौल बना है ना, वो सियासी मुखालफत नहीं रही, वो पहले सियासी दुश्मनी में तब्दील हुई और अब उससे बड़ा एक वो लेवल होता है जिसको कहते हैं नफरत, वो नफरत में तब्दील हो चुकी है। अब दोनों पार्टियों की तरफ से ये होगा कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जो जंग में जायज होता है। ये सूरत हाल है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुकूमत का कंडक्ट, हुकूमत के एक्शन, हुकूमत की नीयत बिल्कुल वाज़ेह है। वो किसी सूरत नहीं चाहती कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिले, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि मंसूर अली शाह
ऐसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने जो 184 के केसेस भी सुने, जो पॉलिटिकल केसेस भी सुने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी सुने। ये बिल्कुल क्लियर है, ये सबको नजर आ रहा है। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि इस वक्त कंडक्ट क्या है, कौमों में ये चीजें आती हैं। अब पार्लियामेंट का एक इख्तियार आइन ने दिया है, उसने कानून बनाए हैं, उनकी नीयत जो भी है बिल्कुल नीयत गलत है, सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि बाउंड है जजेस, इलेक्शन कमीशन बाउंड है, उस पर अमल दरामद करने का रास्ता क्या है? आप मुझे बाकी 3 दोस्त बैठे हैं बता दें। एक एक्ट बन गया है, एक आइन में अमेंडमेंट हो गई है, एक ऑर्डिनेंस आ गया है, तो उस पर अमल दरामद का क्या रास्ता है? नहीं करना चाहिए उस पर अमल दरामद, या उसको बिल्कुल डिसोबे कर देना चाहिए और उससे बगावत, फिर तो ये बगावत के दायरे में भी आ जाता है। तो मैं इसकी असल बुनियादी जो मैं पहले भी बात कर रहा था, मसला इसका है कि आप कानून गलत है, सही है, एक पार्लियामेंट में इख्तियार, पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है, उन्होंने बना दिया है, या तो आप उस कानून को स्ट्राइक डाउन करें, उसके बाद बात करें। आप पहले कैसे डिसोबे कर सकते हैं? जजेस शामिल है, या इलेक्शन कमीशन शामिल है, या मीडिया शामिल है, या कोई और लोग भी शामिल है, वो तो उन्होंने कानून को इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, कानून आया है, उस कानून पे अमल दरामद जरूरी है। और अब जाहिर है कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, और उस पर अगर वो कोर्ट के अदलिया के हवाले से है तो जजेस का काम है कि उस पर अमल दरामद करें। लेकिन हुकूमत का भी अगर फैसला कोर्ट की जानिब से आता है तो उसको इंप्लीमेंट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी में है, जब वहां से भी लेतो लाल नजर आ रहा है। तो ये कैफियत जब है तो कंबर जैदी साहब, आप क्या समझते हैं कि इसमें आज जो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने भी ये कहा कि जिस जो जमात जीती उसको हुकूमत देने की बजाय उनके दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने जैसे चीफ जस्टिस ये सवाल भी किया कि हाई कोर्ट के जो जजेस को धमकियां मिल रही हैं, उसको हवाले से चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? क्या खान साहब जो हैं ये जो सवालात उठा रहे हैं उनको उठाने चाहिए? जो बात वो कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है, जस्टिफाइड है उनके सवाल? देखिए, खान साहब के सवालात पे तो मैं बाद में आऊंगा। सनाउल्लाह साहब ने एक बात की कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो कानून साजी ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो डिफाइन नहीं करता चीजों को जितनी पार्लियामेंट की कानून साजी करती है, और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत मांगी थी, और इसी मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से मांगी गई थी वो वजाहत। उस वजाहत में जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया था कि कोई भी सब्सिक्वेंट एक्ट जो इस फैसले के आने के बाद से बनेगा, जो कि इस जजमेंट को नलिफाई कर रहा होगा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी, उस सब्सिक्वेंट एक्ट का कोई असर नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा वाजे लिख दिया था। फिर दूसरी तरफ आते हैं, सनाउल्लाह साहब खुद ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत का इंटेंट है, वो इंटेंट ये है कि इन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, और मखसूस नशिस्तें जब इन्होंने नहीं देनी तो उसी मेलाफाइड में कोई भी कानून साजी की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार केसेस हैं, ऐसी बेशुमार कानून साजियां हैं जो कि सिर्फ मेलाफाइड इंटेंट पे वापस हुई हैं, जो कि मेलाफाइड इंटेंट पे स्ट्राइक डाउन हुई हैं। तो अगर हुकूमत इस इंटेंट से कानून साजी करेगी, वो भी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का तनाजा आप लोगों के सामने है कि एक मखसूस जमात को जो उसका हक बन रहा है वो ना दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के डिसीजन को ना माना जाए, 8 जजेस की जानिब से लिखे गए फैसले की धज्जियां उड़ाई जाए, 8 इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाकर 9वें दिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दफा वजाहत होने के बावजूद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए कि हमें बताएं कि हम करें क्या। तो इसमें मेलाफाइड क्या किसी को नजर नहीं आ रहा? ये बड़ा वाजे ओपन एंड शट केस है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो ये अवाम को बहुत बखूबी समझ आ रहा है कि किस तरह से डोरें हिलाई जा रही हैं, कौन किसके पीछे है, किस तरह से ये तमाम हो रहे हैं। तो इस तमाम तनाजुर में अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके डॉट कनेक्ट करते हैं, फिर आप जो जाहिर है कुछ प्रेसिडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि मेलाफाइड इंटेंशन पे बहुत से जो केसेस हैं वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं, उसमें जाहिर है क्रिमिनल केसेस भी हुए, सिविलियन के हवाले से भी इस तरह के बहुत से मुकदमात सामने आते हैं। लेकिन क्या कोई अगर कानून साजी बनती है और वो जाहिर है कोर्ट में सामने आती है, उसमें मेलाफाइड इंटेंशन आती है, तो क्या उसको कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है? पार्लियामेंट की उस कानून साजी को रोका जा सकता है? जी देखिए, पार्लियामेंट की उस कानून साजी को मेलाफाइड बेसिस पे अगर कोई कानून साजी की जा रही है उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
को जो मुअत्तल किया गया था, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था उसका ये ख्याल था, क्योंकि ये जो कानून साजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम को आपको हालात को देखा कि आपने 2 सूबों में इलेक्शंस कराने का कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने के लिए की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रूल्स हैं वो उसको डिफाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ना कि कोई आइन डिफाइन करता है। और उन्होंने वहां पे ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया था कि हर इदारे का जो रियासत के सतून है उनका अपने इख्तियारात हैं, किसी को दूसरे के इख्तियार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इस बुनियाद पे, मेलाफाइड बुनियाद पर इस जो एक्ट को मुअत्तल किया गया था, वो तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसी के बाद से चैम्बर वर्क स्टार्ट कर दिया था, और जस्टिस काजी फाइज ईसा फिर कोर्ट में नहीं बैठे। आज वही जस्टिस काजी फाइज ईसा मिसालें देते हैं कि जस्टिस मुनीब जो है वो कोर्ट में नहीं आ रहे, वो टाइम नहीं देते। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके इख्तियारात यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बनाया था, उसका डिसीजन दिया था, उसको अपहेल्ड किया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला खत्म किया था। आज उसको ऑर्डिनेंस के जरिए जब उसकी असल शक्ल में लाए कि चीफ जस्टिस को वही दोबारा इख्तियार दे दिए, तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और जस्टिफिकेशन भी देते हैं। तो ये जो है ना, फिर सवालात तो उठते हैं ना। जस्टिस उमर अता बंदयाल वाला जो है वो फिर से एक तरमीमी एक्ट में तो फिर से वो एक किस्म का बहाल हो गया ना, फिर वही फैसला रहने देते हैं। अच्छा, अब इसमें सलमान अनीस साहब, हम ये जाहिर है जो टेक्निकल बहसें हैं आइन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से ये हैं, और अभी इसके नताइज क्या सामने आएंगे ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम सियासी महाज पर देखते हैं तो इसी के साथ हमारी सियासत भी जुड़ी हुई है। अब आईनी तरामीम का मामला है, उसको लेकर एक मरतबा फिर से तहरीक शुरू हुई। अभी सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि गुज़िश्ता रात से क्या कैंपेन शुरू हो गई, उससे पहले 2 दिन पहले तक। लेकिन आज पीटीआई का वफ्त मिला असद कैसर साहब की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से, और फिर उन्होंने ये सलमान अकरम राजा ने बल्कि ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौलाना साहब की जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी हैं, और हम मिलकर एक मुसवदा तैयार करेंगे और अपोजिशन का एक मुसवदा होगा, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आईनी तरमीम करनी है या नहीं करनी। तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं? वो इस वक्त सियासी माज में कहां खड़े हैं बिलखसूस आईनी तरमीम को लेकर, 26वीं आईनी तरमीम? मैंने आपको कहा था कि मौलाना मान जाएंगे, तो आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। आप कह रहे थे कि नहीं वो देखें ये हो गया और वो हो गया। अब आज के इसमें प्रोग्राम में आपके लिए 2-3 खबरें हैं वो ऐड कर लेते हैं। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि जो एलामिया जारी हुआ है नून लीग की तरफ से, उसमें गालिबन नवाज शरीफ साहब 5 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को इंग्लैंड जा रहे हैं, तो उनके जाने से पहले जो है ये तरामीम आएंगी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि या तो सितंबर के आखिरी वीक में, ये जो भी आखिरी 2-4 दिन रह गए इसमें, या बहुत हद हुई तो अक्टूबर के पहले 3-4 दिनों के अंदर ये दोबारा से अमेंडमेंट जो हैं वो पेश की जाएंगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नमेंट को पूरी जो अपनी सपोर्ट है उसकी यकीन दहानी कराई है। और मुझे तो खदशा ये है कि ये जो भी आप बात करें कि पीटीआई का वफद वहाँ पे गया है और वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, और वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल ठीक समझ है और मौलाना ने और अपोजिशन ने मिलकर जो तरामीम की हैं, मुझे तो खदशा ये है कि मौलाना पीटीआई के लोगों को राजी ना कर लें इन तरामीम के ऊपर। मामलात बहुत डिफरेंट होंगे जब ये तरामीम पेश की जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इन तरामीम को भी अब जो है हुकूमत ने थोड़ा सा फेज आउट कर लिया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला जिसके ऊपर तमाम लोग मुतफिक हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, और उसके अंदर जो बाकी तैनाती हैं उसके ऊपर एक यूनानिमस एग्रीमेंट जो है वो हो गया हुआ है तमाम पार्टीज की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से। तो उसकी कंटिन्यूएशन बहुत जल्दी आपको मिलेगी। और जो दीगर इसके अंदर मामलात हैं जो थोड़े ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं या जिनके ऊपर ज्यादा डेलिब्रेशंस की जरूरत है, वो वक्तन फवक्तन पेश किए जाते रहेंगे और वो इसी तरह मंजूर भी होंगे और अप्लाई भी होंगे। तो कोई इसी अभाम में किसी शक व शुबहात में, लेकिन सलमान उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान का आपने कहा कि मौलाना मान जाएंगे, वो तो अभी नहीं माने ना। देखें जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला है वो पहले दिन से उसके हक में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में पहले दिन तो से। देखिए ना, जिन चीजों के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया हुआ है, जिन चीजों के ऊपर तमाम लोग एग्री करते हैं बशमूल मौलाना, उनको पहले टेबल करके, उनको पहले इंट्रोड्यूस करके उनको क्लियर करवाया जाएगा। फेज आउट मैंने जिस तरह कहा ये सारी चीजें होंगी ना।
तो अब जो बात आप कह रहे थे कि वो कौन सी हार्ड पिल्स हैं जो कोई सॉलो नहीं करना चाहता, वो गालिबन जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके हवाले से मामलात हैं, या उनके ट्रायल के हवाले से मामलात हैं, या जुडिशरी के अंदर जो बाकी मामलात हैं, या जो एज की एक्सटेंशन के मामलात हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डेलिब्रेशंस अभी हो रही हैं। और उसके ऊपर भी आप यकीन रखें कि जिस तरह इन चीजों के ऊपर मौलाना मान गए हैं, वो आगे वाली चीजों के ऊपर भी मान जाएंगे और मौलाना मान जाएंगे। जी बिल्कुल मान जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब उमर दराज गोंदल, आप क्या समझते हैं? एक जानब तो जाहिर है ये आईनी तरामीम को लेकर ये मामला आगे बढ़ रहा है और साथ ही चल रहा है मखसूस नशिस्तों का फैसला, जाहिर है वो भी इसी तरमीम के साथ ही जुड़ा हुआ है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का या जो हुकूमत का या जो स्पीकर कौमी असम्बली का खत है वो हमारे सामने है और उसका ताल्लुक यही है 2/3 अक्सरियत बनेगी, मखसूस नशिस्तें वापस उनको मिलें तो फिर ज़ाहिर है ये कानून साजी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है उसमें फिर से वजाहत मांगी जा रही है। 70 सफ़हात का जो बजाते खुद फैसला है, क्या वो कम वजाहत है? और इसके साथ साथ अब क्या इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग रहा है या इजाजत मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब अब नया कानून बन गया है, उस कानून के तहत तो हमारी जाहिर है ये मजबूरी है कि हम उसको ना देखें, तो ये भी जाहिर है ज्यादती होगी। ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त दी है, इस हवाले से इस दरखास्त को देखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या माहौल बनने जा रहा है? वो पंजाबी में कहते हैं कि मन हरामी हुस्ना ढेर। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जब नीयत खराब होती है ना तो फिर आपके पास बहाने बहुत होते हैं। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट की पहली वजाहत के ऊपर बात समझ नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट के 70 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल तफसीली फैसले से भी नहीं आई तो आपको समझ नहीं आनी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट का एक एक्ट है और उस एक्ट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बात कर चुकी है, लेकिन चूंकि ये इलेक्शन कमीशन कोई आजादाना हमें काम करता नजर नहीं आया पिछले थोड़े अरसे के दौरान, हमें यूं लगता है कि पूरे का पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है और उसका काम यही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करना है। हमने इस मुल्क के अंदर ये बताना है कि आइन एक कहने को किताब तो जरूर है, चंद सफ़ात तो जरूर है, लेकिन वो कोई क्या उसको कहना चाहिए काबिल अमल या प्रैक्टिकल चीज है ही नहीं है। हम उसके ऊपर काम करने ही नहीं चाहते। लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान के लोग मायूस हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? ये बड़ा खूबसूरत तखय्युल है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है और सुप्रीम उसको होना भी चाहिए, लेकिन हुजूर ये पार्लियामेंट को सुप्रीम किसने कहा है? पार्लियामेंट ने खुद से ज़ूम कर लिया है या खुद से फतवा जारी कर दिया है? नहीं, ये आइन ने लिखा है। वो आइन ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा। वो आइन ये भी कहता है कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी और एग्जीक्यूटिव की तमाम बॉडी जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेगी, हर कोई करेगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी पसंदीदा कोई चीज हो तो आप उसके ऊपर अमल दरामद करें, जो आपकी पसंदीदा ना हो आप उस पर तड़ियां लगाएं। आप अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर लें प्लीज, कर दीजिएगा। आइन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करें और उसके अंदर से जो चीजें आपको सूट करी आप उनके ऊपर एप्लीकेशन मांगे और जो नहीं करी उनको आप छोड़ दें। ये जो आप जस्टिस मुनीब अख्तर की बात कर रहे थे, बताएं ना वो जो स्टेज देते हैं जिन चीजों के ऊपर, उसके ऊपर वो फैसले क्यों नहीं करते? सारी चीजें क्वेश्चनेबल होती हैं। उमर दराज साहब, वन साइडेड स्टोरी ना खा करें। पाकिस्तान के अंदर 60,000 के करीब जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं और जो तो फिर हो रही है ना जुडिशियल रिफॉर्म्स होने देना ताकि जजेस की तादाद बढ़े, ताकि उनके ऊपर प्रेशर कम हो, ताकि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मामलात हैं वो दूसरी तरफ जाएं और जो क्रिमिनल और दूसरी नेचर के मामलात हैं वो अलग कोर्ट्स के अंदर जाएं। क्यों नहीं होने देते? कितने केसेस हैं वो बता दें, कितना नंबर है उनका? 58,000 प्लस है, जिसके अंदर से 2,500 से 3,000 आपके केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं। तो अगर उनको सेपरेट किया जा रहा है, रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, आईनी केसेस का जिक्र कर रहे हैं सलमान साहब। 2,500 से 3,000 आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पेंडिंग हैं। ये आपके पास बैठे हुए मेकन साहब, उनसे पूछ लें जरा। नहीं, बेकन साहब नहीं है, कमर जैदी साहब है, पूछें। लेकिन मेरे ख्याल में कमर जैदी साहब आप ही बता दें। मेरे ख्याल में 87 राउंड अबाउट आप बताएंगे बेहतर होगा। देखें 187 जो ये बहस हो रही है वो बेसिकली पेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस पे हो रही है। पेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस की दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो बड़ी वजह ये होती है कि अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आते हैं और वो पूरा दिन ले लेते हैं और आम लोगों के केसेस की सुनवाई नहीं होती है। इसको हल करने के लिए हुकूमत ये चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलहदा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम आदमी के मुकदमात सुने जाएं। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं
वो साल में जो 12 महीने होते हैं उनमें 3 महीने तो छुट्टियों पे रहते हैं, और इन छुट्टियों के साथ साथ जो कोर्ट ड्यूरेशन है वो 11 बजे तमाम बेंचेस तकरीबन उठ जाते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, बहुत कोई हुआ तो 1-1:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो जो पेंडेंसी है वो दिन ब दिन इंक्रीज इस वजह से हो रही है क्योंकि फोकस नहीं है अदलिया का। और अदलिया का फोकस किस चीज पे है? अदलिया का फोकस सिर्फ उन इश्यूज पे है जो कि मीडिया की जीनत बन रहे हैं। जीनत बनते हैं, ये बुनियादी मामला है। बिल्कुल दुरुस्त बात की, खिताबत आपस में चल रही है। एक इंस्टीट्यूशन जिस लिए बना है लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए, लोगों का उस पर एतमाद बहाल रहे, वो अपना किरदार अदा करता नहीं नजर आ रहा। तो उमर दराज साहब की बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 60,000 जब केसेस होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे सवाल तो सर उठेंगे ना कि आपको टैक्स पेयर से जो है जा रहे हैं। उमर दराज ने जो सवाल उठाया सलमान अली साहब से वो यही है ना कि सलमान साहब 186 187 ये फिगर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे केसेस हैं। अच्छा 7 से 8 186 187 केसेस, आप इस फिगर्स को दोबारा रीचेक करें और अपने कोर्ट रिपोर्टर से इनको रिकन्फर्म करवाएं। छोटे बड़े केसेस मिला के जो इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केसेस हैं, दे अमाउंट टू 5% ऑफ योर टोटल जो बर्डन है 60,000 के अंदर से, दैट अमाउंट्स टू अबाउट 5 to 2,000 to 3,000 केसेस। अच्छा चलें, वो आप छोटे दीगर मैटर्स हैं उनको भी साथ इसी के साथ सारे उसके अंदर आने हैं ना, आपकी कानून साजी सारी उसी के अंदर एक दफा वेट होनी है ना मेरा प्यारा भाई। वहीं पे जाके आप डिस्कस करेंगे ना। इस पे बात करते हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बात की जा रही है जिसपे मौलाना फजलुर रहमान भी मुत्तफिक हैं, तो वो कितने केसेस हैं जिसके लिए स्पेशल कोर्ट बन रही है, और फिर आम आदमी के हवाले से जो दीगर केसेस उनकी क्या तादाद है, उसके हवाले से क्या होना चाहिए, इसका जिक्र करते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।